एक्चुअली मैं 12th में फेल हो गया था। मेरे लिए बहुत स्ट्रगल फेस था। मुझे बाहर से ट्यूशन्स की ज़रूरत थी, लेकिन घर की फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं चल रही थी। अब यहाँ पे मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि जॉब कहाँ पे मिलेगी, तो मैंने यहाँ पे एक इंसिडेंट था। मैंने टोल का इंटरव्यू दिया। गुड़गांव में एम्बियंस मॉल के पास एक टोल हुआ करता था, वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया। ओके। 10 से 12 हज़ार वो सैलरी दे रहे थे। मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, वो टोल वाले बैठे होते हैं, तो वो वाली जॉब मिली राइट, आपको? राइट, राइट। ओके ओके। क्योंकि सॉफ्टवेयर में अगर जाने के लिए आपको बीटेक चाहिए, डिप्लोमा वालों को कोई नहीं पूछता था। डिप्लोमा में या तो आपको डेटा एंट्री की जॉब मिलेगी, या आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट की जॉब मिलेगी, या आपको कॉल सेंटर में जॉब मिलेगी। कितना सिटी से ऑफर किया था भारतीय एयरटेल ने आपको? भारतीय एयरटेल ने मेरे को 24K, 24 के। 24,000 पर मंथ। चलो अच्छी बात है। एक बंदा 4,000 से स्टार्ट किया, 7,000, 16,000, देन 24,000। वेरी इंस्पायरिंग। बहुत पेशेंस चाहिए, ऐसा सब्र रखना बहुत जरूरी है। एक सर्वर सेटअप करने में एक कंपनी है मान लीजिए, उसमें कितनी कॉस्ट पड़ जाती है एक प्रॉपर रैक के साथ? डेटा सेंटर में तो बहुत सारे आप कह रहे हो रैक होते हैं, सर्वर इटसेल्फ उन रैक के अंदर सर्वर्स होते हैं। कितनी कॉस्ट पड़ती है एक सर्वर सेटअप करने में? अगर मैं एक सर्वर की सेटअप की बात करूं नॉर्मल, अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं, बैक एंड डेवलपर हैं, आप तो मशीन पे अपना काम कर रहे हैं, जो पीछे के हीरो होते हैं वो ये लोग होते हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी पे ना आपको बहुत सारी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आपको सैलरी टाइम पे नहीं आती है, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। टेक महिंद्रा से आया, आपको विप्रो से आया, कौन सी ज्वाइन करी फिर आफ्टर केपीएमजी? इसके पीछे भी एक स्टोरी है। अच्छा। अभी फिर भी अप्रोक्स कहाँ तक पहुंच गए हो? मैं 20 प्लस पे हूँ। 20+। वेरी नाइस है, वेरी इंस्पायरिंग। तो जी हम आईटी कंपनीज में काम करते हैं, राइट? और पीछे की दुनिया क्या है, पीछे सर्वर कैसे सेटअप है, डेटा सेंटर कैसे सेटअप है, कैसे बना हुआ है, आज इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे। आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं, इनकी प्रोफाइल काफी हटकर है, एंड हम अक्सर बात करते हैं वेब डेवलपमेंट, है ना, फ्रंट एंड के बारे में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं, इनकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया 4500 पर मंथ सैलरी से, 8,000 पे गए, 16,000 पे गए पर मंथ। उसके बाद ये पैकेज में कन्वर्ट हुआ 4.2 लाख के पैकेज में। उसके बाद पैकेज बढ़ा, 8 लाख हुआ, 12 लाख हुआ, 7 से 8 ऑफर लिए। आज 20+ एलपी में काम कर रहे हैं एज अ वीएम कंसल्टेंट। अब VMware क्या है, इस प्रोफाइल में क्या होता है, कोडिंग होती है नहीं होती है, डीएसए है नहीं है, वो सब आप इस पॉडकास्ट में जानेंगे। आप लास्ट में सल्यूट करेंगे कि भाई ऐसी भी स्टोरीज होती है यार, बंदे कैसे स्टार्ट करते हैं। आईटी की ब्यूटी यही है, अगर कोई इंसान कम से स्टार्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो कम में ही रहेगा। अगर वो मेहनत कर रहा है, लगा हुआ है, तो पैकेज बढ़ जाता है। एंड इन्होंने कुछ और सोचा। इन्होंने भारतीय एयरटेल के लिए काम किया, एचसीएल के लिए काम किया, केपीएमजी के लिए काम किया, अलग अलग कंपनीज के लिए काम किया, काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया। और हमने इनसे जाना VMware के बारे में, वीएम प्रोफाइल क्या होती है, एक कंपनी में एक वीएम कंसल्टेंट क्या करता है, वो सब जाना। एक डेटा सेंटर कैसे बनाया जाता है, एक सर्वर सेटअप करने के लिए कितनी कॉस्ट रहती है, कंपनीज में कैसे डेटा सेंटर बन रहा होता है, कैसे सर्वर बन रहे होते हैं, वो सब बातें हमने इस पॉडकास्ट में करी हैं। तो आपको इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप बहुत कुछ जानेंगे। अगर आप एक कंपनी में, आईटी कंपनी में काम करते हो, तो आपको ये पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए, ठीक है? बाकी इस पॉडकास्ट को आप लाइक करना, शेयर करना, लाइक एम इज 5000 करना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए बात करते हैं अमित से, जानते हैं इनकी कंप्लीट जर्नी। और इसके साथ साथ अगर आपने हमारी मास्टर कोडिंग फ्री वेब कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है, तो उसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे आ जाओ, मुझे ज्वाइन कर लो। जहाँ मैं फ्रंट एंड के ऊपर, बैक एंड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन डालता हूँ, इंटरव्यू क्वेश्चन हम डालते ही रहते हैं। अगर नहीं हो तो वहाँ पे आ जाओ, ठीक है? चलिए बात करते हैं अमित से, जानते हैं इनकी कंप्लीट जर्नी। अमित, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जानेंगे आपसे VMware के बारे में, आपकी VMware की जर्नी, कैसे आपने स्टार्ट किया, आपका स्टार्टिंग का स्ट्रगल, एंड वो सब बातें आज हम करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। उम्मीद है जी आप इस पॉडकास्ट में आप बहुत कुछ सीखेंगे। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा बताइए अपने बारे में हमारी ऑडियंस को, फिर हम आपसे सवाल पूछते हैं, प्लीज़। Hi Ajay, thank you so much for inviting me. My name is Amit Sharma. I am from Faridabad. I have done my diploma in IT. जॉब के साथ साथ ही मैंने बीटेक और एमबीए भी किया है, और मैं अभी एचसीएल में वर्किंग हूँ। मेरा टोटल एक्सपीरियंस 12+ का है, और VMware में मेरा टोटल एक्सपीरियंस 8+ का है। थैंक यू। देखो 12 साल देख के आपको लगता नहीं कि आपको 12 साल का एक्सपीरियंस है। आईटी में ना यही है, पता ही नहीं लगता कि बंदे का 10 साल का एक्सपीरियंस है, 12 साल का एक्सपीरियंस है। बंदे मेंटेन करके बहुत रखते हैं। मैंने एक्चुअली जॉब के साथ, मैंने डिप्लोमा के बाद ही अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी, ओके। और मैं डिप्लोमा के बाद से ही जॉब कर रहा हूँ, और साथ साथ ही मैंने बीटेक और फिर एमबीए किया, और ऐसे मेरी जर्नी रही, और इसके पीछे अभी बात करते हैं। और तो आपने कैसे स्टार्ट किया, थोड़ा अपने इनिशियल डेज बताइए। जैसे अभी हमारी बात हुई थी ऑफ कैमरा, आपने बताया था कि मैकेनिकल में थे आप, तो ये कैसे मैकेनिकल से आईटी की जर्नी स्टार्ट हुई? इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ अपने 12th के बारे में। एक्चुअली मैं 12th में फेल हो गया था। ओके। मैंने 10th मेरा हिंदी मीडियम से रहा, उसके बाद मैं स्विच किया 11th में, और 11th में सारा इंग्लिश फील्ड था। और उसके बाद 11th और 12th में मेरे लिए बहुत स्ट्रगल फेस था। मुझे बाहर से ट्यूशन्स की ज़रूरत थी, लेकिन घर की फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं चल रही थी। उस वजह से ना तो मैं ट्यूशन ले पा रहा था, और घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी जिसकी वजह से मैं 12th क्रैक नहीं कर पाया। मैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो था, जिसकी वजह से मैं 12th में फेल हुआ। मेरे 10th में और 8th में अच्छे मार्क्स थे, बट 12th में मैं फेल रहा। फिर क्या होता है कि मुझे एक जॉब ऑप्शन चाहिए था, तो घर वालों को दिखता था कि डिप्लोमा कर ले, तो मैंने डिप्लोमा की तरफ रुख किया। जैसे ही मैं डिप्लोमा की तरफ गया,
तो घर वाले चाहते थे कि मैं मैकेनिकल से डिप्लोमा करूँ, और डिप्लोमा में मैंने मैकेनिकल में एडमिशन लिया। लेकिन अच्छा। लेकिन ओके। मेरे को मैकेनिकल में इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी, जस्ट बिकॉज कि घर वाले चाहते थे। मैंने इसलिए एडमिशन लिया, वहाँ पे मैंने फ़ीस सबमिट करी और मैंने वहाँ पे क्लास ली। पहले दिन ही मेरे को समझ आ गया कि मेरे को मैकेनिकल नहीं करनी, और मैंने वो छोड़ने का डिसीजन लिया। जब मैं क्लास 10th में था, मैंने कहीं से सुना था कि आईटी एक फील्ड है और जो वाइट कॉलर जॉब है, तो मेरे को उसमें बहुत मज़ा आ रहा था, कंप्यूटर्स में काम करने में। अंदर से लगा कि मेरे को इस तरफ जाना चाहिए। और उस टाइम मैकेनिकल का बूम था 2008 के आसपास, तो हर कोई मैकेनिकल की तरफ भाग रहा था, तो लेकिन मैं मैकेनिकल की तरफ नहीं जाना चाहता था। मैं कंप्यूटर्स की तरफ जाना चाहता था, तो मेरा इंटरेस्ट बना आईटी की तरफ। मैंने उसी दिन, पहले दिन मैकेनिकल में एडमिशन लेने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ये छोड़ रहा हूँ, और मैंने कंप्यूटर में एडमिशन ले लिया। तो जैसे आपने कहा 12th का एक्सपीरियंस थोड़ा आपका ठीक नहीं रहा, फेल हुए, तो फिर दोबारा 12th की फिर? हाँ जी। अच्छा। मैंने मैंने जो डिप्लोमा में एडमिशन लिया था वो 12th के बेसिस पे ही लिया था। ओके। 12th मैंने फिर अपनी क्लियर करी नेक्स्ट ईयर, और 12th के बेसिस पे मैंने डिप्लोमा में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया। मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया रोहतक से। अच्छा। मैंने वहाँ पे 2 साल डिप्लोमा आईटी से किया था। क्या किया, क्या सीखा उसमें? उसमें मैंने, जैसे हमारे बीटेक में कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट होते हैं, हाँ हाँ। वैसे ही हमारे डिप्लोमा में सब्जेक्ट होते ओके। हैं। डिप्लोमा इन आईटी इज इक्विवेलेंट टू बीसीए, बट ये बैचलर डिग्री नहीं होती। हम्म। राइट। तो आप डिप्लोमा आईटी करके कहीं भी कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब ले सकते हैं, तो इसलिए मेरा उस तरफ रुझान था कि मैं डिप्लोमा एटलीस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद बीटेक का आगे सोचेंगे, क्योंकि मेरा बीटेक का मन था। लेकिन घर की स्थिति नहीं थी कि मैं बीटेक कर पाऊँ। तो ओके। मैंने फिर डिप्लोमा इन आईटी किया। लेकिन मेरा माइंड काम कर रहा था उस टाइम पे भी, 2008 की बात है। मैं बाहर से सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा ये सीख रहा ये था। आप एक्सटर्नली पढ़ रहे थे? एक्सटर्नल नहीं पढ़ रहा था, वहाँ से बाहर से इंस्टीट्यूट से क्लासेस ले रहा था। साथ में विजुअल बेसिक सीखा। लेकिन अभी भी मेरे को ये नहीं पता था कि जॉब किस फील्ड में लगेगी, हम्म। क्योंकि सॉफ्टवेयर में अगर जाने के लिए आपको बीटेक चाहिए। डिप्लोमा वालों को कोई नहीं पूछता था। हम्म। डिप्लोमा में या तो आपको डेटा एंट्री की जॉब मिलेगी, या आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट की जॉब मिलेगी, या आपको कॉल सेंटर में जॉब मिलेगी। राइट। उस टाइम लोग कॉल सेंटर को पकड़ लेते थे क्योंकि वहाँ पे पैसे ज़्यादा मिलते थे। हम्म। लेकिन मेरा ये था कि यार मेरे को कंप्यूटर में ही कुछ करना है, तो मैंने बाहर से सीखना शुरू किया। सी सीखा, सी प्लस प्लस सीखा, जावा सीखा। ठीक है। लेकिन मेरे को इतने ऑप्शंस मिल नहीं रहे थे मेरा डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद भी। फिर? उसके बाद मैंने अपना एच सी एल में मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो ये जो एचसीएल वाली अपॉर्चुनिटी, आपकी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी एचसीएल वाली? फर्स्ट। ये कैसे मिली आपको? लाइक जैसा आपने मेंशन किया, डिप्लोमा के बाद बहुत चैलेंजिंग रहता है राइट। जॉब ढूंढना, या तो आपको डेटा एंट्री की जॉब मिल रही होगी। राइट। तो फिर कैसे रास्ता खुला एचसीएल का? मैं उस टाइम पे जॉब ढूंढ रहा था, मैंने naukri.com पे अपना अपडेट किया हुआ था। उसके बाद एक फ्रेंड का मेरे को एक दिन कॉल आता है कि एच सी एल इन्फोसिस्टम में जॉब निकली हुई है, चलेगा इंटरव्यू के लिए। और मैं वहाँ पे गया, मैं सेक्टर 11 नोएडा में गया। लेकिन वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं है, आपको लखनऊ में ओपनिंग है, वहाँ जाना होगा। लखनऊ ओके। में इनका एक सेटअप था एच सी एल इन्फोसिस्टम का, तो हम लोग वहाँ पे गए। अच्छा, वहाँ आप यहाँ से फरीदाबाद से लखनऊ गए? लखनऊ के लिए गए हम, सेम डे हम लोग निकले, और कोई रिजर्वेशन नहीं था, कुछ नहीं था। हमने दिल्ली गए, मैं और मेरा फ्रेंड, वहाँ से ट्रेन पकड़ी हम्म। और पहुँच गए लखनऊ। क्योंकि पहली जॉब की ये थी कि यार पहली जॉब मिलनी चाहिए, वो भी एच में। एच का इसलिए था क्योंकि मैं जब अपने कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में हम लोग नोएडा जाते थे रिलेटिव्स के यहाँ, तो एच का एक कैंपस था 125 सेक्टर में। तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, मेरा मन था कि मैं एच में जॉब करूं, और पहली जॉब का मुझे चांस मिला एच में। मैं इंटरव्यू देने गया, वहाँ क्रैक हो गया। अब क्रैक होने के बाद मेरी जो पोस्टिंग थी वो थी गाजियाबाद में, क्या, किस एनआईसी। रोल के लिए क्रैक हुआ, ये क्या काम था? वहाँ पे उन्होंने नेटवर्क फील्ड इंजीनियर मेरे को हायर किया था। ओके। एनआईसी में यूपी सोन में इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उत्तर प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। वहाँ पे ये लोग क्या करते थे, पूरे यूपी में जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स बेसिकली क्या होते हैं, विलेज के लिए डेवलपमेंट का काम करते हैं। ओके। ठीक ओके। है। तो वहाँ पे मेरे को उन्होंने डिप्लॉय किया। लेकिन वहाँ मेरे को सीखने के लिए कुछ भी नहीं था। वहाँ मेरे को बस जाना है, बैठना है, वहाँ पे राउटर स्विच लगे हुए हैं, हम्म। आपके डिवाइस ऑन होने चाहिए, इतना काम है आपका। साथ में आप थोड़ा छोटा मोटा काम जो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए आप काम कर देते हो। कितनी सैलरी मिल रही थी वहाँ पे? 4300। 4300? और वो जगह मेरे घर से 80 किलोमीटर दूर थी। बताओ यार, फिर वहीं रह रहे थे या अप डाउन? कुछ टाइम के लिए मैं अपने रिलेटिव्स के पास वहाँ पे रहता, ओके। दादरी एक जगह है वहाँ पे। हम्म। और उसके बाद मैंने घर से अप डाउन किया, मेरे को 4.5 घंटे एक तरफ से लगते थे। साइकिल से स्टेशन तक जाना, स्टेशन से दिल्ली, दिल्ली से गाजियाबाद, गाजियाबाद से 2 ऑटो चेंज करके मेरे को ऑफिस पहुँचना होता था। लेकिन कुछ भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था यार, 1 साल हो गया यहाँ पे। और कर मैं इसलिए रहा था कि आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, हम्म। और इतनी बड़ी कंपनी का।
तब आप कहीं पे जा सकते हो। तो 1 साल तक मैं करता रहा। साइड में मुझे समझ आया कि राउटर स्विचेस होते हैं, मैंने सर्च किया तो एक CCNA नाम का कोर्स होता है, वो मैंने किया बाहर से। नेटवर्किंग का है, ठीक। नेटवर्किंग का है, राइट। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, फिर मैंने वो जॉब क्विट कर दी। तो ये आपकी फर्स्ट जॉब थी? मेरी फर्स्ट जॉब थी। कितना समय आपने यहाँ बिताया? 1 साल। 1 साल बिताया। हाँ, कैसे ना कैसे टाइम निकाला, मैंने बट मैनेज सीखने किया। को कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था। दिसंबर 2011 में मैंने क्विट कर दी जॉब। ओके। अगले 4-5 महीने बहुत स्ट्रगलिंग फेस रहा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है, घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मेरे को घर वालों को भी सपोर्ट करना है। अब यहाँ पे मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। हम्म। अब मुझे नहीं पता कि जॉब कहाँ पे मिलेगी, तो मैंने यहाँ पे एक इंसिडेंट था, मैंने टोल का इंटरव्यू दिया। गुड़गांव में एम्बियंस मॉल के पास एक टोल हुआ करता था, वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया। ओके। 10 से 12 हज़ार वो सैलरी दे रहे थे। नहीं नहीं, तो वो जो हम जब मैं गाड़ी लेके जाता हूँ वो टोल वाले बैठे होते हैं, तो वो वाली जॉब मिली आपको? राइट, राइट, राइट। ओ, ओके ओके। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं इंटरव्यू के लिए गया, सब कुछ हो गया। वहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद मेरा डे 1 था वहाँ पे इंडक्शन का। अच्छा। मैं इंडक्शन में गया, मैं 3 से 4 घंटे वहाँ बैठा, लंच हुआ, और मेरे माइंड में क्या है कि यार मैं ये जॉब करने के लिए तो नहीं बना। हम्म। मैं डिप्लोमा के बाद करियर ऑप्शन तो ढूंढ रहा था, लेकिन वो ये ऑप्शन नहीं है कि मैं यहाँ पे वो करूँ। तो मैंने वहाँ से क्विट करने का सोचा, मैं आ गया घर। उसके बाद मैंने इधर उधर हाथ तो पैर वहाँ मारे। कितने पैसे दे रहे थे आपको वैसे? 10 से 12 हज़ार। 10 से 12 हज़ार? हाँ, लेकिन मैंने वो सिलेक्ट नहीं किया ऑफर, मैं वहाँ से बीच में से ही आ गया। हम्म। इसके बाद मैंने अपने फ्रेंड से बात करी। फ्रेंड का फ़ोन आता है कि भाई हम लोग किस किस प्रोफाइल पे कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो डिस्कशन में उसने मेरे को बताया मैं ना एक डेस्कटॉप सपोर्ट जॉब कर रहा हूँ। ओके। तो मैं कहा ये क्या होता है डेस्कटॉप सपोर्ट? इसमें हम लोग विंडो इंस्टॉलेशन करते हैं, ड्राइवर इंस्टॉलेशन करते हैं, किसी यूज़र को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो ठीक करते हैं, किसी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो ठीक करते हैं। अच्छा, यही होता है? डोमेन होता है इसमें, वर्क ग्रुप होता है। मैं कहा ठीक है। उस टाइम घर पे कंप्यूटर तो था नहीं, हम साइबर कैफ़े पे जाते थे। हम्म। साइबर कैफ़े पे जाके मैंने पूरा रिसर्च किया कि डेस्कटॉप सपोर्ट होता क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैंने विंडो इंस्टॉल करना उसी पे सीखा, इंटरनेट के थ्रू। मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया। इसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली KPMG के अंदर। KPMG, ओके हाँ, ओके। पेरोल KPMG का नहीं था, वो दूसरी कंपनी का था, थर्ड पार्टी का। काम आप KPMG के लिए करेंगे, बट पेरोल सैलरी किसी और थर्ड पार्टी से वहाँ पे आएगी। एक्चुअली विप्रो का प्रोजेक्ट था। ओके तो ओके। विप्रो के थ्रू, और विप्रो भी अपने रोल पे नहीं ले रही थी, वो भी हम्म। थर्ड पार्टी पेरोल पे ले रही थी। ओके ओके। तो आज भी ये बहुत होता है। बहुत होता है। हाँ। तो वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया। लेकिन इसके पीछे एक इंसिडेंट है। प्लीज बताइए। मैं जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ, मैं काम कर रहा हूँ KPMG में। वहाँ पे क्या होता है कि एक 8th फ्लोर था गुड़गांव में, और एक 6th फ्लोर था। हम्म। ठीक है, 6th फ्लोर पे भी उनका ऑफिस था और 8th फ्लोर पे भी था। अब मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ तो मैं 6th फ्लोर पे पहुँच जाता हूँ। ओके। वहाँ पे वो लोग ना बैकअप के लिए कुछ बंदे बुलाते हैं। अच्छा। आज कोई बंदा छुट्टी पे है तो वो बैकअप के लिए, सपोर्ट के लिए बंदे बुला लेते हैं। तो मैं वहाँ पे 6th फ्लोर पे बाहर बैठा हुआ था, उन्हें लगा कि ये बैकअप के लिए आया है। वो मुझे अंदर ले गए और मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। 4-5 घंटे मैंने काम किया और मुझे भी मज़ा आ रहा था वहाँ पे काम करने में, विंडो इंस्टॉल करने में, डोमेन में ज्वाइन कराने में, ये सब करने में। मेरे मैनेजर का फ़ोन आता है जो मेरा इंटरव्यू लेने वाले थे, कि अमित कहाँ पे हो? मैं कहा मैं 6th फ्लोर पे हूँ। कह रहे क्या कर रहे हो? मैं कहीं हाँ मैं काम कर रहा हूँ। कह रहे अभी तो सिलेक्ट भी नहीं हुए। आप कैसे कर रहे हो? तो वैसे कर क्या रहे थे आप? वहाँ पे विंडो इंस्टॉलेशन का काम करवा रहा था मैं। अच्छा अच्छा, आप खुद ऐसे ही मतलब जाके जैसे आप चले गए ऊपर? मैं बाहर इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ, लेकिन वो 6th फ्लोर पे मुझे अंदर ले गए। अच्छा ओके। उन्हें लगा कि ये बैकअप के लिए आए हैं, 3-4 अच्छा, लड़के थे। उनको बाय चांस, अच्छा ओके ओके। ठीक है, हाँ मैं वहाँ पे विंडो इंस्टॉल करने लगा हूँ। हाँ। जब मेरे मैनेजर का कॉल आता है कि क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं यहाँ पे विंडो इंस्टॉल करवा रहा हूँ। कह रहे अभी तो इंटरव्यू भी नहीं हुआ। तो वो बहुत इंप्रेस हुए मेरे से। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू लिया और जो बहुत। जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया था उनकी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, अच्छा ओके। वो बहुत इंप्रेस हुए। उसके बाद इंटरव्यू लिया उन्होंने, इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया। उन्होंने जितने भी क्वेश्चन मेरे से पूछे थे सब मैंने आंसर किए। अच्छा अब मैं KPMG में सिलेक्ट हो जाता हूँ। ओके। कितने CTC में सिलेक्ट हुए वहाँ पे? वहाँ पे मेरे को 8,000 मिल रहे थे। 8,000, ओके। हाँ जी, गुड़गांव मुझे जाना आना होता था और हम्म। 8,000 मुझे वो सैलरी दे रहे थे। ये आज से आप 10 साल पहले की बात बता रहे हैं? 2012 में मेरा दो सिलेक्शन हजार हुआ था वहाँ पे। बारह ओके। हाँ जी। अभी आप देखिएगा इनकी स्टोरी आपको बहुत इंस्पायर करेगी, कैसे अभी ये तो अभी स्ट्रगल स्टार्ट हुआ है, एंड सम टाइम लाइफ और फैमिली कंडीशंस की वैसी चीज़ें वैसी नहीं चल पाती, वैसे करियर स्टार्ट नहीं हो पाता, बट अगर आपके अंदर हिम्मत हो, हौसला हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एंड अमित उसका एक राइट एग्जाम्पल है। ओके। ओके। उसके बाद फिर KPMG में सेलेक्ट हुए, डेस्कटॉप इंजीनियर की आपकी जॉब थी, है ना? और वहाँ पे आप विंडोज़ इंस्टॉल करना, पैचेस अपडेट करना, OS में जो अपडेट आ रहा है आपका, ये सब काम था। ये सब काम था। आई थिंक जित और भी जो लोग हैं अभी आपको देख रहे होंगे, ऐसी प्रोफाइल्स बहुत लोगों की होती है। एग्जैक्टली इवन exactly। इन आर कंपनी ऑल्सो, व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर कोफोर्ज, प्रॉपर एक टीम बैठी है जो हमें इस चीज़ में सपोर्ट दे रही है। राइट, IT सपोर्ट जिसको IT बोलते सपोर्ट हैं हम। बोलते हैं हमें, जिसे राइट, हमें राइट।
आई थिंक ये L1 में आता है, किसकी सपोर्ट किसके अंडर यहाँ आता पे है? भी लेवल होते हैं लेवल्स डेस्कटॉप होते सपोर्ट में, हैं। L1 L2 जो होते हैं वो विंडो इंस्टॉलेशन का काम कर रहे हैं, L2 अगर आपके लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आई है उसको ट्रबल शूट करना है तो L2 वो काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे मैं एज ए L1 से L2 हो गया, सीनियर इंजीनियर हो गया, लेकिन समझ में आ रहा था कि यार ये ना करियर ग्रोथ नहीं है यहाँ पे हम्म। डेस्कटॉप सपोर्ट में। आप ना तो सैलरी वाइज ग्रोथ कर सकते हो ना करियर वाइज कितना ग्रोथ टाइम कर काम सकते किया हो। फिर भी क्या? मैंने 3 साल काम किया वहाँ अच्छा, पे। 3 साल काम कर दिया, 3 साल ओके। काम किया वहाँ पे। इंटरेस्टिंग रही थी चीज़ें। मैं एज ए L0 ही था वहाँ पे जब मैंने हाँ ज्वाइन किया, मेरे को कुछ नहीं आता था। मेरे को डोमेन बट ये बिल्कुल। थोड़ा MNC का कल्चर आप मतलब, हाँ मैं सीख भाई। गया वहाँ पे। वहाँ हाँ, पे सीखने के साथ साथ क्या होता है कि मैं वहाँ पे फिर L1 जो ज्वाइन करते थे उनको ट्रेनिंग भी देने लग गया। अच्छा, ओके ओके, हाँ। नाइस। तो तो ये जो 3 साल थे आपके जो आपने बिताए हैं, आपने तो 7,000 8,000 से शुरू किया KPMG में, राइट, फिर ये कहाँ तक पहुंचा 3 साल के अंदर? ये 16,000 तक पहुंचा था। ओहो, ओके, तो 3 साल में आपका ग्रोथ वही डबल हो गया एक अपने डबल हो गया। CTC से। राइट अच्छा, जो आपका राइट पैकेज था पर मंथ वाला। राइट। ओके ओके ओके, वेरी नाइस। फिर आगे की कहानी? आगे की कहानी शुरू होती है फिर VMware के लिए। अच्छा, VMware, ओके। हाँ। आगे की कहानी में ये रहा कि मुझे डेस्कटॉप में काम करते करते समझ आ गया कि यहाँ पे करियर ग्रोथ नहीं है, तो मुझे कुछ और सीखना चाहिए। वहाँ पे हमारी सर्वर टीम में बंदे होते थे, तो नेटवर्क के होते थे। नेटवर्क में मुझे पता था मेरा नेटवर्क में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, कैसे पता मुझे लगा आपको नहीं है आपका इंटरेस्ट? मैंने CCNA किया था जब। अच्छा, नहीं वो कंप्लीट हो पाया। कंप्लीट किया था अच्छा, मैंने, लेकिन मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था मजा वहाँ। नहीं आ रहा था, मज़ा नहीं आ ओके रहा था उस ओके चीज़ में, ओके। CCNA में। तो मैंने फिर स्विच किया VMware की तरफ। मुझे कहीं से पता चला कि वर्चुअलाइजेशन एक टेक्नोलॉजी है। सर्वर का मुझे आइडिया हो गया था जैसे ही मैं डेस्कटॉप में काम कर रहा था। हम्म। अब मुझे पता चलता है कि वर्चुअलाइजेशन एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सर्वर के ऊपर हम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं। हम्म। यहाँ पे क्या था कि एक सर्वर के ऊपर हम मल्टीपल मल्टीपल। ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं, मल्टीपल VMs बना सकते हैं। तो ये मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, बहुत फैसिनेटिंग लगा। तो मुझे लगा इस तरफ जाना चाहिए। हम्म। मैंने फिर उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना शुरू किया, तो मुझे वो अच्छा लगा, सीखना शुरू करा। तो थोड़ा थोड़ा मैंने सीखा, चीज़ें पता चली। उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली भारतीय एयरटेल में, ओके, ये गुड़गांव वाली? नोएडा वाली। नोएडा वाली, ओके हाँ ओके। जी, वहाँ पे इनका डेटा सेंटर है नोएडा 62 में। अच्छा, तो वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। पेरोल भारतीय एयरटेल का नहीं था, लेकिन थर्ड पार्टी पेरोल थर्ड था। पार्टी का हाँ था। जी, सेम ओके अपॉर्चुनिटी मिली भारतीय एयरटेल में। मैंने वहाँ ज्वाइन किया और वहाँ पे मेरी जर्नी शुरू होती है VMware के साथ। ओके। वहाँ पे डेटा सेंटर में काम करने को मिला, वहाँ पे मुझे सीखने को मिला। तो वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया। 2-3 चीज़ें जानना चाहूँगा, फिर आगे आपकी जर्नी को हम कंटिन्यू करेंगे। ऑल्दो आपने इनडायरेक्टली VMware बता दिया है क्या होता है, पर थोड़ा सा और बताइए अच्छे से VMware क्या है हम्म और डेटा सेंटर क्या होता है, हम्म, ऐसे बच्चों के लिए जो जानना चाहते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल देखिए। बिल्कुल। डेटा सेंटर बेसिकली अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज करो भारतीय एयरटेल की हम बात करते हैं, हम्म। तो वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो वो सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके बहुत सारे सर्वर लगे हुए हैं बैकएंड में, राइट। हम्म। सारी एप्लीकेशन हमारी सर्वर के ऊपर चलती हैं। अब वो सर्वर के लिए एक डेटा सेंटर हमें चाहिए होता है। डेटा सेंटर में हमारी बहुत सारी रैक होते हैं, हाँ, रैक में हमारे सर्वर लगे हुए होते हैं। सर्वर में हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। डेटा इंस्टॉल करते डेटा हैं, इंस्टॉल ऑपरेटिंग करते हैं, सिस्टम इंस्टॉल होता है, राइट। राइट। लेकिन हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ या लिनक्स इंस्टॉल नहीं करते हैं। VMware का एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको लेमन लैंग्वेज में हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसको हाइपरवाइजर बोलते हैं हाइपरवाइजर, राइट। या होस्ट बोलते हैं। तो उसके ऊपर हम ESXi इंस्टॉल करते हैं और फिर फर्दर हम अपनी वर्चुअलाइजेशन करते हैं। तो पूरा डेटा सेंटर के अंदर काम करना, वहाँ पे सर्वर सेटअप कराना, नेटवर्क टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना, स्टोरेज टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना, आपको सारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। राइट। एक सर्वर सेटअप कराने के लिए फिर आपको वेंडर से भी कोऑर्डिनेट करना है। जिस वेंडर का आप सर्वर खरीद रहे हैं, डेल का हाँ, या HP का या हुआवे का, वो आपके पास आते हैं इंस्टॉल करने, फर्स्ट सेटअप करने। फिर आपका काम स्टार्ट होता है, फिर आप नेटवर्क टीम से बात करते हैं, स्टोरेज टीम से बात करते हैं। तो वो पूरा कोऑर्डिनेशन रहता है हर एक टीम का। तो अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं, बैक एंड डेवलपर हैं, आप तो मशीन पे अपना काम कर रहे हैं, जो पीछे के हीरो होते हैं वो ये लोग होते हैं। वेरी नाइस। तो एक सर्वर सेटअप करने में एक कंपनी है मान लीजिए, हम्म उसमें कितनी कॉस्ट पड़ जाती है एक प्रॉपर रैक के साथ? डेटा सेंटर में तो बहुत सारे आप कह रहे हो रैक होते हैं, हम्म सर्वर इटसेल्फ उन रैक के अंदर सर्वर्स होते हैं। हम्म। कितनी कॉस्ट पड़ती है एक सर्वर सेटअप करने में? अगर मैं एक सर्वर की सेटअप की बात करूं, नॉर्मल 14 to 15 लाख एक सर्वर के लिए बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, कंप्लीट इंस्टॉलेशन रैक एवरीथिंग? अलग है इसमें अच्छा। और आपका पावर अलग है, सारी चीज़ें अलग है। सिर्फ मैं एक सर्वर की बात कर रहा हूँ जिस पे हम्म। हम अपना हार्डवेयर हमारा जिसकी बात करते हैं, रैम और CPU। ओके ओके। क्योंकि हमारे वाले केस में क्या होता है कि स्टोरेज अलग होता है, वो स्टोरेज टीम मैनेज करती है, वो स्टोरेज का पूरा सेटअप होता है। ओके, तो कॉस्ट यहाँ अच्छी पे खासी है मतलब। बहुत तगड़ी कॉस्ट थी जिसी की वजह हाँ, से ये VMware पिक्चर में आया। ओके हम्म
ओके, वेरी नाइस। उम्मीद है जी आपको पता चला होगा VMware के बारे में, और जो आप कंपनी वगैरह में काम करते हो ना, तो पीछे जो सर्वर्स वगैरह सेटअप होते हैं, आप इजीली एक्सेस कर पाते हो चीज़ें, वो सब इतना सब चीज़ें स्ट्रांगली कनेक्टेड है। एग्जैक्टली exactly. ओके। मैंने 1 साल भारतीय एयरटेल में काम किया। उसके बाद कैसा एक्सपीरियंस था भारतीय एयरटेल का? बहुत अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा, अच्छा था सीखने वहाँ को पे। मिला जैसे काफ़ी। बहुत सीखने को मिला, क्योंकि मेरी फर्स्ट जॉब वही थी। हाँ। डेटा सेंटर में हम काम कर रहे हैं। क्या होता है कि जब आप इंफ्रा में होते हो तो लोगों को 8-8 10-10 साल एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन उनको डेटा सेंटर में काम करने को नहीं मिलता। तो मैं लकी था कि मुझे फर्स्ट टाइम ही डेटा सेंटर में काम करने को मौका मिला, और मुझे पता है कि बैकएंड में क्या चल रहा है, हार्डवेयर कैसे सेटअप हो रखा है, तो मुझे राइट। वो सारी चीज़ें पता है। कितना सिटी से ऑफर किया था भारतीय एयरटेल ने आपको? भारतीय एयरटेल ने मेरे को 24K, 24 के? 24,000 पर मंथ। चलो अच्छी बात है। एक बंदा 4,000 से स्टार्ट किया, 7,000, 16,000, देन 24,000, वेरी इंस्पायरिंग। उस बहुत पेशेंस चाहिए, ऐसा सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। बट आप लगे रहे, और लगभग आई थिंक भारतीय एयरटेल छोड़ने तक आपका एक्सपीरियंस 4.5-5 साल का हो गया होगा, राइट। है ना? राइट। तो उसके बाद फिर क्या आया, क्यों छोड़ी भारतीय एयरटेल जब 24,000 आ रहे थे? पैसे कम लग रहे थे, या फिर अब बस आई एम डन, जितना सीखना सीख लिया? मैं थर्ड पार्टी पे काम कर रहा था। थर्ड पार्टी वो कहीं वाला, ना कहीं ये जब आई थिंक ये स्टार्टिंग से चल रहा था आपका ना, थर्ड पार्टी हमेशा। राइट, डायरेक्ट पेरोल ना मिलके आपको थर्ड पार्टी का पेरोल मिल रहा था। थर्ड पार्टी पेरोल। हम्म। अब होता क्या है कि मैं फिर दोबारा से ट्राई करता हूँ जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। मुझे HCL टेक्नोलॉजीज़ में अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैंने बताया आपको, स्कूल और कॉलेज डेज में हम नोएडा जाते थे हम्म। फरीदाबाद से। तो वहाँ पे जब मैं वो HCL वाला जो वो देखता था ना बिल्डिंग, मेरे को ऑफिस। बहुत अच्छा लगता था। मेरे को अपॉर्चुनिटी तो मिली थी HCL में, हाँ हाँ। फर्स्ट जो जॉब मिली थी, लेकिन वो ऑफिस में वहाँ बैठ के पूरा काम करने का पूरा एनवायरनमेंट कुछ नहीं मिला था। हम्म। अब यहाँ पे मैं दोबारा ट्राई करता हूँ और मुझे HCL टेक में अपॉर्चुनिटी मिलती है 2017 में। ओके ओके। हाँ। मैंने ये भारतीय एयरटेल की बात भारतीय बता एयरटेल रहे के हैं। बाद अच्छा। किया है ये। और नोएडा सेक्टर 126 में मुझे वहाँ बहुत बड़ा कैंपस है इनका HCL का। हाँ। तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे काम करना। हम्म। और नॉर्वे के एक क्लाइंट के लिए हम काम कर रहे थे चलो, वहाँ पे। लखनऊ तो नहीं गए आप? कैसे ना कैसे घूम के वापस आप नोएडा में आ गए, SCL। अच्छा। एग्जैक्टली exactly। तो तो यहाँ फिर इंटरव्यू वगैरह हुआ होगा, VMware में हुआ आपका इंटरव्यू? VMware पे इंटरव्यू हुआ था, अच्छा। और अच्छा गया था इंटरव्यू। यहाँ ओके। पे फिर सिलेक्शन हुआ। फिर यहाँ पे काफ़ी कुछ लर्निंग के लिए मिला। यहाँ पे HCL में सर्विस बेस्ड कंपनी में आने के बाद मुझे सीखने को मिला प्रोसेस, हम्म। कि आप एक छोटा सा काम भी करते हो तो वो प्रोसेस के थ्रू काम करते हो। तो वहाँ हम्म। पे मुझे सारा प्रोसेस सीखने को मिला, और भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। मैंने वहाँ 3 साल काम किया HCL में। 3 साल, अच्छा, हाँ ओके। जी। तो लगभग 24,000 था, आप तो भी मंथली पैकेज में काम कर रहे थे, तो SCL से तो आपको पैकेज ही ऑफर हुआ होगा पैकेज ऑफर हुआ था लगभग 4.8 का। 4.8 का, हाँ ओके। जी। तो 3 साल आपने वहाँ बिताए, तो 3 साल कंप्लीट करते करते कहाँ तक पहुँच गए? 6। 6। जब आप ओके। सर्विस बेस्ड कंपनी में होते हैं, आपको हाँ, ये पता है तो कि है, आपका बहुत पैकेज स्लो बहुत चीज़ें स्लो होती बढ़ता है। हैं। आई थिंक 2%, 3%, 4% हाइक मिल रहा होता है आपको। 2020 की बात है, आज से 3-4 साल पहले की बात करूँ मैं, तो मेरा 6 का पैकेज था। बताओ, अभी जिस एक्सपीरियंस में हैं आज से, देखो ऐसा ही होता है। नेवर नो आप स्टार्ट कैसे कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं, अपने स्किल्स पे कितना काम कर रहे हैं। अगर आज आपका पैकेज मान लीजिए 4 लाख है, 5 लाख है, नेवर नो आने वाले 3 साल बाद वो पैकेज डबल डिजिट में चला जाएगा। जो उसका एक राइट एग्जाम्पल बैठे हैं हमारे सामने। आपके पास राइट डायरेक्शन होनी चाहिए, आपके पास राइट मेंटर होना चाहिए। राइट। इसका मैं एक आपको हाँ एग्जांपल जी, देता प्लीज। हूँ। मैं साइट वाइज थोड़ा सा इनिशिएटिव मैंने लिया हुआ है, हाँ कि हाँ। मैं जो लोग VMware में आना चाहते हैं हाँ या हाँ। जो लोग अपना जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ कि 1 रुपये में उन्हें ट्रेनिंग देता हूँ। अच्छा, ओनली 1 रुपीज? यस। ताकि उन्हें ये ना लगे कि फ्री में कुछ मिल रहा है, हाँ क्योंकि हाँ। फ्री में कुछ नहीं होता। हाँ हाँ हाँ। राइट। तो मैं उन्हें ट्रेनिंग देता हूँ। उस ट्रेनिंग का एक राइट एग्जांपल मैं अभी देता हूँ आपको। मेरी एक स्टूडेंट है, वो फ्रेशर है, हाँ। और उसके बाद 3 साल वो दूसरे फील्ड में काम कर रहे थे। VMware पे कभी काम नहीं किया उन्हें। मैंने उन्हें ट्रेनिंग दी और उन्हें वो चीज़ें बताई जो हम एक्चुअल में काम करते हैं। ओके। ठीक है। उससे क्या हुआ, वो L3 लेवल का इंटरव्यू क्रैक कर पाए। नाइस। ठीक है। और उनका पैकेज 100% हाइक मिला है उन्हें। वेरी और नाइस। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं, अलग अलग MNCs में काम कर रहे हैं। वो कोई 3 के पैकेज पे था, 10 साल का एक्सपीरियंस है, और वो 3 के पैकेज पे है। और आज वो 4 टाइम्स 5 टाइम्स पैकेज मिल रहा है उन्हें। वेरी नाइस। तो SCL में 3 साल काम किया, उसके बाद फिर 3 साल वहाँ 6 तक पे का पैकेज आपका हो गया? 6 का पैकेज हो गया वहाँ पे। 3 साल काम करने के बाद अब समझ आ गया कि मैं सर्विस बेस्ड में हूँ, यहाँ पैकेज मेरा नहीं बढ़ना। मुझे हाँ। कहीं ना कहीं फैमिली को भी सपोर्ट करना है, और राइट। अपने करियर को भी ग्रोथ करना है। मैंने क्या किया, मैंने ऑप्शंस ढूंढने शुरू करे बाहर। तो मेरे को दोबारा से ही KPMG से ऑफर आता है। ओके। ठीक है। अगेन थर्ड पार्टी। यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर ऐड हो गया है कि मैं ऑन रोल से ऑफ रोल जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर मुझे ग्रो करना है
तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं समझा नहीं, है ऑन रोल से ऑफ रोल मतलब मैं VMware नहीं था इसमें? HCL में 3 साल में काम कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, ऑन रोल, HCL के पेरोल पे। अंडरस्टूड अंडरस्टूड, ठीक है, अगेन यू आर गोइंग बैक टू थर्ड थर्ड पार्टी पार्टी पेरोल। बट KPMG के लिए। KPMG के लिए। राइट, तो वहां पे मेरे पास ऑप्शन था कि 1 साल थर्ड पार्टी पे काम करना है, लेकिन 1 साल बाद हम ऑन रोल ले लेंगे आपको। अच्छा अच्छा, हाँ, ओके। ठीक है। तो कितना इन्होंने ऑफर किया KPMG वालों ने फिर दोबारा से? मेरे को 8.5 का ऑफर किया था। 8.5, ओके। हाँ, तो HCL से मुझे निकलना था और मुझे यहाँ जाना था, क्योंकि HCL का नोटिस पीरियड 3 महीने का है। राइट, तो मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं रही थी, तो मैंने थर्ड पार्टी पे जाना ठीक समझा कि मुझे अपने आप को ग्रो करना है, नई चीज़ें सीखनी है, अपनी सैलरी पैकेज को ग्रो करना है। तो मैंने वहाँ जाना ठीक समझा। अब मैंने KPMG में ज्वाइन किया, 1 साल तक मैंने वहाँ काम किया, नई नई चीज़ें वहाँ भी सीखी मैंने। दोबारा से मेरे को डेटा सेंटर में काम करने का मौका मिला, हाइपर वी पे काम करने का मौका मिला। VMware एक वर्चुअलाइजेशन के लिए प्रोडक्ट है और एक हाइपर वी भी प्रोडक्ट है जो वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। हाइपर वी माइक्रोसॉफ्ट का है ओके ओके। प्रोडक्ट। तो वहाँ पे भी मुझे काम करने का मौका मिला। अब यहाँ पे 1 साल हो गया मुझे। अब बारी आती है ऑन रोल की कि भैया मेरे को ऑन रोल ले लो, क्योंकि थर्ड पार्टी पे ना आपको बहुत सारी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आपको सैलरी टाइम पे नहीं आती है, आपको हम्म रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती है। आप कंपनी में काम कर रहे हो लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप एम्प्लॉय नहीं हो किसी के भी। ना आप हम्म। KPMG के एम्प्लॉय हो, ना अपने वाले एम्प्लॉय हो, कहीं ना कहीं थर्ड मन में पार्टी एक के। वो रहता है कि यार। एग्जैक्टली, हाँ। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने दोबारा से स्विच करने का मौका सोचा कि मैं स्विच कर लेता हूँ, तो मुझे ऑप्शन मिला टेक महिंद्रा से और विप्रो से, अच्छा, आफ्टर KPMG। आफ्टर स्विच तो KPMG। आपने भी अच्छे खासे मारे हैं, मतलब जब आपको लगा है कि हाँ यार अब मज़ा नहीं आ रहा है या फिर सैलरी नहीं बढ़ेगी या बात नहीं बनेगी, चलो अब राइट, कुछ और ट्राई करते कुछ हैं। और ट्राई ये करते एक चीज़ जानना चाहूँगा कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रही थी KPMG से दोबारा आई, हैं। फिर आप अभी टेक महिंद्रा का नाम ले रहे हैं, ये कहाँ से बन रही थी अपॉर्चुनिटीज़? आपको लिंक्डइन से था, कोई आपको रेफरल के थ्रू मिल रहा था, कैसे ये बन रहा था? मैंने जब HCL से KPMG में गया तो वहाँ पे रेफरल के थ्रू था। अच्छा लेकिन जब मैं KPMG से विप्रो टेक महिंद्रा का ऑफर आया, वो रेफरल के थ्रू नहीं था, वो मैंने अच्छा, Naukri.com के थ्रू ढूंढा था ओके। ऑप्शन। तो फिर टेक महिंद्रा से आया, आपको विप्रो से आया, कौन से ज्वाइन करे फिर आफ्टर KPMG? इसके पीछे भी एक स्टोरी है। अच्छा। इन्होंने ज़्यादा हाइक नहीं दी थी मेरे को। हाँ। ठीक है, 30% के आसपास हाइक दी थी। किन्होंने? इन्होंने दोनों ने, दोनों नहीं, अच्छा। 30-40 का था इनका। ओके मैं चाहता था विप्रो को ज्वाइन करना, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा टेक महिंद्रा की तरफ। ओके। विप्रो को ज्वाइन करना मैं चाहता था कि मेरे विप्रो ज्वाइन करनी है मेरे को। विप्रो में पहले मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा ना 10th और 12th में गैप था, तो उसकी वजह से विप्रो ऑफर नहीं करती थी मेरे को। इस बार उन्होंने ऑफर किया तो मैं चाह रहा था कि मैं विप्रो ग्रैब करूं। ओके। ठीक है, तो विप्रो ने मेरे को 12.5 का ऑफर किया, अच्छा, और टेक महिंद्रा ने? 13.5 का। 13.5 का? हाँ, 1 लाख का डिफरेंस था। राइट। फिर आपने ज्वाइन? मैंने टेक महिंद्रा कर ली। ओके। लेकिन एक जब लाख मैंने, ऊपर मिल रहा था इसलिए भी यही रीजन रहा होगा मेन। बिल्कुल, हाँ। हाँ, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ टेक महिंद्रा में, तो मेरी जो प्रोफाइल थी वो कंफर्ट जोन वाली प्रोफाइल थी। अच्छा, ओके। हाँ, TL की प्रोफाइल थी, और वहाँ पे आपको कंफर्ट जोन था पूरा, और लर्निंग के लिए कुछ नहीं था वहाँ पे। तो हम्म। मैंने वो छोड़ दी वहाँ से कितने टाइम में छोड़ दी? 15 दिन में। ओके ओके, फिर? हाँ, मैंने वहाँ से एब्सकॉन्ड हुआ था, मैंने वो छोड़ दी। अच्छा, ओके। हाँ, क्योंकि जब मेरे को लर्निंग नहीं मिलेगी तो मैं फिर, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ रुकने का। तो मैंने दोबारा से, मेरे को विप्रो के पास ऑप्शन तभी था, मैं विप्रो में दोबारा से आ गया। ओके। और विप्रो में बहुत लर्निंग थी। 12.5 में आ गए आप? 13.5 में इन्होंने अच्छा, मेरे को मैच कर मैच दिया। कर दिया था। अंडरस्टूड अंडरस्टूड, हाँ, तो ये VM वाली प्रोफाइल थी आपकी? राइट, VM VM वाली। और कंसल्टेंट। विप्रो में कोर VMware थी। ओके। कोर VMware पे काम करना था। आपको विंडोज़ का कोई काम नहीं करना, क्योंकि जब आप VMware प्रोफाइल में होते हैं ना, तो आपको विंडोज़ भी आना चाहिए, आपको मैक भी आना चाहिए। VMware भी आना चाहिए, आपको अदर अदर स्किल्स भी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स अदर भी आने स्किल्स भी चाहिए। आने चाहिए। ओके यहाँ पे विप्रो में मेरे को कोर VMware पे काम करने को मिला, बहुत ओके। कुछ लर्निंग थी यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे 1 साल काम किया। अच्छा, यहाँ पे 1 साल काम 1 साल किया। काम किया। ओके। उसके बाद फिर? उसके बाद में अब दोबारा HCL मैंने ज्वाइन की हुई है पिछले अच्छा, 1.5 साल से। मतलब सही चल रहा है एकदम, KPMG देन HCL फिर विप्रो, फिर वापस आप, मतलब एक सही है, बहुत सही है। बहुत बढ़िया। तो HCL में वापस जाना क्यों हुआ फिर? HCL में, विप्रो में कुछ इंटरनल चीज़ें चल रही अभी तो थी HCL में जिसकी, हो ना आप? अभी HCL में हूँ। अच्छा। अभी HCL में हूँ। ओके। बट वेरी नाइस यार, जिस तरीके से आपने मेहनत करी है, स्टार्ट किया, मतलब जो इनिशियल धक्के होते हैं वो बहुत खाए हैं, है ना? राइट, वो इनिशियल धक्के बहुत थे, कोई गाइडेंस नहीं थी प्रॉपर, कोई ढंग से डायरेक्शन नहीं थी। लेकिन जैसे फ्लो चलता गया मैं चलता गया, मेरे को जैसे जैसे फ्लो मिलता तो अभी गया। मैं आपका एग्जैक्ट पैकेज तो नहीं जानूंगा बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर HCL, बट अभी फिर भी राइट, अप्रोक्स कहाँ तक पहुंच गए हो? मैं 20+ पे हूँ। 20+, वेरी नाइस है, वेरी इंस्पायरिंग सीरियसली। 2020 तक। एक बंदा 4,000 से अपनी जर्नी शुरू करता है, कैसे करता है, इतने
सिचुएशन अच्छी भी नहीं थी और आज 20+ के पैकेज में, वेरी नाइस, बहुत इंस्पायरिंग। थैंक यू। मुझे थोड़ा बताइए अपनी प्रोफाइल के बारे में, आप क्या करते हैं डेली, और थोड़ा अपनी वीएम वेयर वाली जो हमारी ऑडियंस है, आजकल बच्चे फ्रंट एंड बैक एंड है ना, इन सब चीज़ों में ज़्यादा भागते हैं, राइट। एंड आप एक अच्छा एग्जाम्पल हैं और एक इसको चीज़ों को इस चीज़ को अच्छे से बता सकते हैं। क्या करता है वीएम वेयर कंसल्टेंट? सबसे पहले तो यही है कि हम अपना पहले प्रॉब्लम क्या थी उसकी बात करते हैं हम। हम्म। आज से 25 साल पहले हमारे पास एक लैपटॉप है या एक डेस्कटॉप है, उसके ऊपर एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम रन करा सकते हैं। बिल्कुल। 10 फरवरी 1998 को पालो अल्टो में, कैलिफोर्निया में कुछ स्टूडेंट ने मिलकर ये रिसर्च करी और ये इन्वेंट किया कि हम एक मशीन के ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन करा सकते हैं। तो फर्स्ट जो उन्होंने किया था, एक मशीन के ऊपर उन्होंने 3 वर्चुअल मशीन रन कराई थी। ओके। तो ये सबसे टाइम चेंजिंग था चीज़ों को लेके, कि अभी तक प्रॉब्लम ये थी कि हम एक सर्वर के ऊपर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम रन करा रहे हैं और उसके ऊपर एक ही एप्लीकेशन चलेगी। इन्होंने क्या किया, एक हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना दी ओके। और ये पूरा सिस्टम चेंज कर दिया इन्होंने। एक हम्म। एक रिजोल्यूशन लेके आ गए। हम्म। अब इसके बाद क्या होता है, पहले आपको पता होगा आईआरसीटीसी इतने टाइम के लिए बंद पड़ी हुई है, साइट हम्म। स्लो चल रही है साइट। हम्म। वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं हम्म। ये इन चीज़ों के आने से। कैसे कि अगर आपके किसी हार्डवेयर में प्रॉब्लम आई, आपकी एप्लीकेशन चल कहाँ रही है, सर्वर के ऊपर। सर्वर के ऊपर। सर्वर कहाँ चल रहा है, हार्डवेयर के ऊपर। हाँ। हार्डवेयर कभी ना कभी तो खराब होगा। हाँ। अगर वो हार्डवेयर खराब होगा तो आपकी एप्लीकेशन भी बंद होगी। तो राइट। पहले ये बहुत ज़्यादा होता था। अब क्या है, अब VMware के आने के बाद क्या हुआ है, आपका जो सर्वर है ना, ऑटोमेटिकली एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर पे माइग्रेट कर जाएगा। ओके। सो ठीक ये है। कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये माइग्रेट कर एक जाएगा? फीचर है इसका, अच्छा। हाई ओके। अवेलेबिलिटी और वी मोशन, उनको हम इनेबल करते हैं। उसकी वजह से वो VMs आपकी माइग्रेट कर तो जाती कहीं है। ना कहीं हम हार्डवेयर पे ही VMware को इंस्टॉल कर रहे हैं, विद वो फीचर्स हमें दे रहा होता है और वही हमें हेल्प कर रहे होते हैं बिजनेस को और बेटर ऑप्टिमाइज बेटर करने में। ऑप्टिमाइज करने के लिए एग्जैक्टली VMware का ESXi हम इंस्टॉल करते हैं, उसके ऊपर वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं। फिर एक प्रोडक्ट और है वी सेंटर, उस वी सेंटर में हम सारे होस्ट को ऐड करते हैं। वहाँ पे हम क्लस्टर क्रिएट करते हैं, उस क्लस्टर में ये वाला फीचर हम यूज़ करते हैं। उससे हमें ये बेनिफिट मिलता है, कल को अगर हार्डवेयर में कोई दिक्कत आई तो हमारी VMs माइग्रेट कर जाएंगी दूसरे होस्ट के ऊपर। तो इससे क्या हुआ कि हमारा डाउन टाइम कम हो गया। नाइस। सपोज करो कि आपको कोई मेंटेनेंस एक्टिविटी करनी है एक डेटा सेंटर में, ठीक है, और वहाँ पे जो सर्वर चल रहे हैं आप उनको छेड़ नहीं सकते। हम्म। तो आपके ऊपर ये, आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप उसको माइग्रेट कर सकते हो दूसरे क्लस्टर में ओके। या ओके। दूसरे होस्ट के ऊपर। उससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप यहाँ पे अपनी मेंटेनेंस एक्टिविटी करो, हार्डवेयर अपग्रेड करना है या रिप्लेस करना है, और आपके सर्वर माइग्रेट कर जाएंगे दूसरे होस्ट के ऊपर। तो कोई आउटेज के चांसेस तो बहुत कम है। बहुत कम है। हाँ। अगर हार्डवेयर फेलियर भी होता है तो उसमें VMs आपकी रीस्टार्ट कर जाती हैं दूसरे होस्ट पे। विद इन 1 मिनट आपका सर्वर आप आ जाता है। तो 1 मिनट की आउटेज होगी, यू मीन? बिल्कुल। अच्छा, उस। इसके एक दूसरे फीचर भी है, FT, जो हम ओके। यूज़ कर सकते हैं, उसमें 1 सेकंड की भी आउटेज नहीं होती। हाँ, वो आई थिंक वो ज़्यादा मुझे लगता है किफ़ायती होगा, क्योंकि बिजनेस के लिए 1 मिनट इज़ वेरी बिग मिनट, लाइक कि इतनी देर तक सिस्टम अवेलेबल नहीं रहेगा। एग्जैक्टली exactly। बहुत क्रिटिकल सर्वर जो होते हैं उसमें FT यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ अच्छा। क्लस्टर हमारे होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज तक जितना अभी आपने बताया अपने बारे में, कभी आपने कोई सर्वर सेटअप किया है मैन्युअली, खुद से एक्सपीरियंस किया है डेटा सेंटर में जाके? थोड़ा उस अनुभव के बारे में बताइए, कैसा था जब आप डेटा सेंटर में गए और खुद सर्वर सेटअप करने का मौका मिला आपको? ओके। पहले था ऐसा एक्सपीरियंस? बिल्कुल, मैंने भारतीय एयरटेल में भी एक्सपीरियंस अच्छा, अभी किया आपने था। बताया भी था जब आप गए थे वहाँ पे एक्सपीरियंस एग्जैक्टली किया exactly। था। और KPMG में भी मैंने काम किया था। ओके। देखो, एज ए VMware एडमिन आपको पता होना चाहिए कि आपका जो हार्डवेयर है वो कैसे कनेक्टेड है। क्योंकि कई बार अगर उस हार्डवेयर में प्रॉब्लम आती है तो वो हमें सॉल्व करानी होती है। आपको पता ही नहीं होगा कौन सी केबल कहाँ लगी हुई है, तो आप नहीं करा सकते। तो फर्स्ट टाइम जो सेटअप होता है वो हमें आइडिया होना चाहिए कि कैसे हार्डवेयर हमारा कनेक्टेड है। तो जब हम हार्डवेयर परचेज करते हैं और अपने रैक्स के अंदर लगवाते हैं तो वहाँ पे कई सारे टास्क इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो वेंडर का टास्क इन्वॉल्व होता है। वेंडर आएगा, उसको कॉन्फ़िगर करेगा, उसका ILO कॉन्फ़िगर करेगा, ठीक है, उसमें पासवर्ड सेट करेगा, ये सारी चीज़ें वो करेगा। उसके बाद हमारा टास्क आता है कि हम नेटवर्क टीम से नेटवर्क केबल उसमें लगाएंगे, राइट, और उसके बाद स्टोरेज कनेक्ट करवाएंगे उसमें। तो ये सारे टास्क हम करवाते हैं। जब वो सर्वर में स्टोरेज कनेक्ट हो गया, नेटवर्क कनेक्ट हो गया, उसके बाद हमारा VMware वाला टास्क शुरू होता है। हम उस वाले सर्वर को रिमोटली कंसोल लेंगे, उसके ऊपर हाइपरवाइजर ESXi इंस्टॉल करेंगे और फिर फर्दर हम अपनी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं उसके ऊपर। तो ये पूरा सिस्टम बैकएंड में हमारा चलता है। ये जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो आप, ये हर मशीन अपने आप में कोई ना कोई ओएस है, एग्जैक्टली राइट? तो एग्जैक्टली। मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्यों क्रिएट कर रहे हैं हम, एनी रीजन उस हाँ, सर्वर के ऊपर? ठीक है। सपोज करो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है,
और उसमें एप्लीकेशन टीम है, और उस एप्लीकेशन टीम ने रिक्वायरमेंट किया कि मेरे को 10 सर्वर चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? वो विंडोज़ टीम या VMware टीम के पास आती है। ठीक है। तो हम लोग एज पर दी रिक्वायरमेंट कि उसको विंडोज़ सर्वर चाहिए, लिनक्स सर्वर चाहिए, वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और उनको प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली सर्वर एक है मेरे पास एक ही रैक में, वहाँ पे हमने VMware इंस्टॉल किया और वहाँ से फिर मान लो मुझे चाहिए, ये मेरी टीम को चाहिए, तो एक को लिनक्स मिल गया, एक को विंडो मिल गया, एक को मैक मिल गया, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब उसके से हिसाब से। राइट। अंडरस्टूड अंडरस्टूड, ठीक है। अगर किसी को VMware फील्ड में आना हो तो क्या एक रोड मैप रहेगा? क्या इसमें कोडिंग आनी चाहिए? और वैसे अभी तक जितना मैंने आपसे बात की कोडिंग वो कहीं दिखी नहीं है, बट फिर भी एक क्या स्किल्स चाहिए एक VMware में एंटर करने के लिए? ठीक है, देखो कोडिंग इसमें नहीं चाहिए, लेकिन जब आप L3 लेवल पे आते हो तो आपको पावरशेल स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, लिनक्स वहाँ तो सारा कमांड का ही खेल है। कमांड का खेल है, बट जरूरी नहीं है कि आपको इतनी ज़्यादा स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। आपको बस VMware आना चाहिए। VMware में जो VMware के प्रोडक्ट हैं, ESXi कैसे इंस्टॉल करते हैं, VM कैसे प्रोविज़न करते हैं, VM में कोई मॉडिफिकेशन करना है, सपोज करो आपको, आपके पास सर्वर है और आपको इसका रैम CPU बढ़वाना है, तो वो VM टीम के पास आप जाते हो, तो वो आपको आना चाहिए कैसे करते हैं। स्नैपशॉट लेना आपको आना चाहिए, टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको आना चाहिए, क्लोन कैसे क्रिएट करते हैं। ये तो हो गए VMware के बेसिक टास्क। इसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि विंडोज़। आजकल क्या होता है कि खाली VMware से काम नहीं चलेगा, आपको विंडोज़ भी आना चाहिए। विंडोज़ सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें आपको सर्वर, विंडोज़ सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसको ट्रबल शूट करते हैं, ये छोटे छोटे टास्क आपको आने चाहिए, जो आप एज ए VMware विंडोज़ एडमिन काम कर सकते हो। प्राइमरी आपका VMware रहता है, और सेकेंडरी आपका विंडोज़ रहता है। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चेंज हो गया है, उसमें आपको थोड़ा सा क्लाउड भी आना चाहिए। क्लाउड में कितना आपको सर्वर क्रिएट करना, डीकमीशन करना, स्नैपशॉट लेना, ये टास्क भी आपको आने चाहिए। साथ में आपको हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। एट द एंड VMware चल कहाँ रहा है? हार्डवेयर पे। हार्डवेयर पे। तो आपको हार्डवेयर की नॉलेज भी होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा ये चीज़ रहेगा, और मेन आपका VMware रहेगा, आप आराम से एंटर कर सकते हो। सो बेसिकली थोड़ा बहुत नेटवर्किंग का नॉलेज भी, थोड़ा बहुत, हाँ, बेसिक है ना, नेटवर्किंग। और हार्डवेयर का नॉलेज एंड VMware के बारे में इटसेल्फ नॉलेज होना चाहिए। एंड जितना मैंने आपसे समझा है VMware को, कि फॉर एग्जांपल एक एट द एंड एक, जैसे पहले एक लेगेसी सिस्टम था, हमारे पास वही रैक था, वही सर्वर था, बट वहाँ पे अब जो ये VMware टेक्नोलॉजी आई, इसने काफ़ी चीज़ें आसान कर दी। आसान कर दी। इससे क्या हुआ है मैं बताता हूँ आपको। 25 साल पहले आपको अगर 1000 सर्वर लगाने हैं तो 1000 फिजिकल सर्वर खरीदने हाँ पड़ते थे। कॉस्ट उतना बढ़ जाता था, हाँ। उनको मैनेज करना, उनको मेंटेनेंस रखना, AC उनके लिए चाहिए, पावर उनके लिए चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ, आप 10 फिजिकल हार्डवेयर खरीद के लाओ, उसके ऊपर अपने 500 1000 अपने सर्वर हाँ, रन करा वेरी सकते हो, नाइस VMs वेरी रन करा नाइस, सकते हो। अंडरस्टूड। उम्मीद है जी आपने बहुत अच्छे से अमित ने बताया VMware के बारे में, एंड मैंने खुद इनसे बहुत कुछ सीखा। अगर, और वैसे हम बहुत बार बात करते हैं अलग अलग प्रोफाइल्स के बारे में, थोड़ी हटकर प्रोफाइल थी, एंड उम्मीद है कि अमित की स्टोरी ने आपको बहुत इंस्पायर किया होगा। थैंक यू सो मच अमित, बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू बात सो करके, मच। एंड उम्मीद है इस सेशन ने आपको बहुत हेल्प की होगी इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि VMware एक्चुअली होता क्या है। एंड बाकी मैंने इनका लिंक्डइन हैंडल दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन गो एंड जाके इनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड मिलते हैं जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक एम एस 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच।